उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया पहले कि जो नमाज है, सूर्य नमस्कार है, वो नमाज की तरह है। और उसके बाद आजम खान साहब का भी बयान आता है कि अगर सूर्य नमस्कार की तरह ही है नमाज तो नमाज पढ़ लें। आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं किसी पर तंज करना नहीं चाह रहा हूँ और ना ही मैं किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का या किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री है तो उनका पहला काम ये होना चाहिए कि सबसे इंसाफ करें। अब इनका ये बयान कि योगा में नमाज है और फिर कल के दिन कोई बोलेगा कि रोज़ा रखेंगे तो नवरात्रि में भी हम रोज़ा रखते हैं, वो भी एक ही है। देखिए, अगर ये सब चीज़ें हैं और हम ये 55 साल से इस बातें सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं, मेरा बोलना इतना ही है कि आप ये पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड छोड़िए। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपका पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इसकी फ़िक्र करें कि 15 लाख लोग आपकी सरकार के फैसले की वजह से आज स्लॉटर हाउसेस हों जिस पर पूरा ज़िंदगी का उनका कारोबार हो और अब से नहीं बल्कि पीढ़ियों से कारोबार कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो इस पर तवज्जो देंगे, इस तरह की बातें ना करें। इस तरह की बातें अगर वो कर समझते हैं कि मुसलमानों को मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, ये ऐसा मैसेज हम बहुत सुन चुके हैं, अब कोई ऐसे मैसेज को सुनने तैयार नहीं है। और ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको ये बात समझनी चाहिए कि नमाज में योगा है, रोज़ा ऐसा है, फिर रमज़ान आया तो एक इफ्तार की दावत कर दिए, किसी दरगाह को औरत तक चादर भिजा दिए। भाई साहब, ये सब नाटकबाजी बंद करिए। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करिए और जस्टिस करिए। और जस्टिस का तकाजा ये है कि आज 15 लाख लोग उत्तर प्रदेश में बेरोज़गार होने के करीब हैं, तो वहाँ की सरकार को पहले ये करना चाहिए। अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी है तो फिर इंसाफ करिए, बस मुझे इतना ही कहना है। और आज जो उत्तर प्रदेश में जो खुरेश बरादरी के मसाइल हैं, जो स्लॉटर हाउस का, इसमें समाजवादी भी जिम्मेदार है। 5 साल सरकार में थी तो आपने कितने स्लॉटर हाउस बनाए? जो अखिलेश ने खुद 2014 में लखनऊ के करीब स्लॉटर हाउस बंद किया, मेरठ का उन्होंने बंद किया, तो आप रिन्यू क्यों नहीं किया उनको? इलाहाबाद में आपने बंद किया, रिन्यू क्यों नहीं किए? तो यकीनन इनकी भी जिम्मेदारी इसमें है। और यही चीज़ है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक हार्ड हिंदुत्व है। आज हमको ये समझना है कि दोनों हिंदुत्व गलत है। मुल्क के सेकुलरिज्म और डाइवर्सिटी को अगर मजबूत करना है तो ये नाटकबाजी को बंद करिए और सबसे इंसाफ करिए। जो आजम खान साहब ने कहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आजम खान साहब तो बहुत सी बातें करते हैं। वो खुद मंत्री थे, कितने स्लॉटर हाउस बनाए? वो अर्बन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री उनके पास थी। जाके पूछिए, मेरठ के लोग आज उन पर उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने बंद करवाया वहाँ के स्लॉटर हाउसेस को। और अगर आप सरकार में रहते हुए कुछ नहीं करे, मगर यही तो परेशानी है ना मुसलमानों की कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व करता है और एक हार्ड हिंदुत्व करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नमाज हमको पढ़ना है मुसलमानों को। आप इंसाफ करिए। आप इंसाफ का तकाजा ये है कि उस स्लॉटर हाउस को खुलाइए। आप क्या बात है बोलिए? जो पीढ़ियों से जो कारोबार कर रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट यूनिट जिनके पास परमिशन है उसको आप बंद कर दे रहे हैं। और अगर ये बीजेपी की सरकार लोगों को एमनेस्टी देती है कि अगर आपके ने काला धन है तो आप 40% टैक्स दे दीजिए और 60% वाइट कर लीजिए, तो आप अगर सरकार में आ गए तो आप दीजिए ना उन लोगों को। ये तो गरीब लोग हैं जो दिन में ये कारोबार करके घर चलता है उनका, तो आप उनको दीजिए। आप बोलिए कि चलिए 2 महीने में हमको आप टाइम दे रहे हैं, इसको सब सही करिए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिनके पास ब्लैक मनी उनको देते हैं एमनेस्टी, और सरकार में पहले आके पहला फैसला ही लेते हैं। आप उनको 2 महीने का टाइम देना चाहिए था कि चलिए हम सही करेंगे। और एक बात का याद रखिए कि 26,000 करोड़ का फ़ायदा होता है हिंदुस्तान को बफलो मीट के एक्सपोर्ट का, जिसमें से 11,000 करोड़ उत्तर प्रदेश से जाता है, कि उसको भी खो देंगे आप? बताइए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट पॉलिसी में बफलो मीट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और फिर आखिरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में गाय मम्मी है और नॉर्थ ईस्ट में यम्मी है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में आप वहाँ पर मम्मी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में आप अलाउ कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन होने वाले आइंदा साल। ये बीजेपी की हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है बताइए आप? ये
यही तो इनकी ये है कि जहाँ पर इनको सूट करता है वहाँ पर ये काम कर जाते हैं हिंदुत्व का। अब आइंदा साल 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इलेक्शन होना है और खुद कह रहे हैं कि नहीं हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं करेंगे, गोवा में बीफ मिलता है बराबर। तो बताइए फिर क्या हो रहा है ये? यही तो प्रॉब्लम है सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व का। सर एक दूसरा उन पर जब कार्रवाई की जाती है तो आप जैसे सियासतदान सवाल उठाते हैं, लेकिन वही जब सिक्योरिटी फोर्सेस भी उसमें आहत होते हैं, मरते हैं, सवाल नहीं उठाए जाते और वो हंगामा होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इतने 2.5 साल से वहाँ पर बीजेपी पीडीपी की सरकार है, वो क्या कर रही है? क्या कर रही है बताइए आप? ये सवाल तो उनको करना चाहिए कि भाई आप किस तरह गवर्नेंस कर रहे हैं वहाँ पर। 2.5 साल आपकी सरकार है बीजेपी पीडीपी की, जॉइंट वहाँ पर सरकार, तो आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम कुचल कर रख देंगे, क्यों नहीं कुचल कर रख रहे आप? गलती तो आपकी है। और फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन जब गया था कश्मीर को, हमने रिकमेंडेशन दी, मैंने 12 पॉइंट दिए, 1 पॉइंट पे आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। यशवंत सिन्हा गए सिविल सर्विस की तरफ से, यशवंत सिन्हा जो है हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने जाकर कहा कि भाई हालात बड़े ख़राब हैं, वो जाकर रिकमेंडेशन दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आप उसको कबूल नहीं करते। आखिर पॉलिसी है क्या आपकी? बीजेपी पीडीपी सरकार की पॉलिसी क्या है? आप जो वहाँ पर मिसगवर्नेंस की वजह से एक वैक्यूम पैदा हो रहा है और उसी वैक्यूम को इस तरह के लोग फिल कर रहे हैं। आखिर हमारी फ़ौज को जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? फिर इन चीज़ों को गौर करना ये तो वहाँ की सरकार का काम है, बीजेपी का काम है कि जवाब दें इसके ऊपर। कब तक वो सिर्फ नेशनलिज्म की रोटी सेक कर वोट हासिल करते रहेंगे? मिस गवर्नेंस की वजह से आज ये सब हालात पैदा हो रहे हैं कश्मीर में, और ये ख़तरनाक बात है। सर मक्का मस्जिद द्वारा पहले ही बेल हो गया था, कल रिलीज़ कर दिया गया है हैदराबाद चंचलपुरा जेल से असीम आनंद। हाँ, सिर्फ असीम आनंद के अच्छे दिन आ गए, अब हो सकता है कि साध्वी प्रज्ञा के भी अच्छे दिन आ जाएंगे, फिर उसके बाद कर्नल पुरोहित के आ जाएंगे। इन्हीं के अच्छे दिन आए हैं ना। टेररिज्म पर बड़ी बात बीजेपी करती थी कि टेररिज्म को हम मज़हब की ऐनक लगा कर नहीं देखेंगे, तो फिर ये क्या हो रहा है? फिर अजमेर ब्लास्ट में उसको बरी हो गया, जबकि जाकर इसने इकबाल जुर्म किया था, बाद में बोला कि मैं नहीं किया। क्यों नहीं बीजेपी की सरकार अपील कर रही है अजमेर ब्लास्ट के डिसीजन के ख़िलाफ़? क्यों नहीं बीजेपी की सरकार असीम आनंद की बेल जो हुई है 90 डेज़ में बेल के ख़िलाफ़ अपील करें? क्यों नहीं कर रही है? कहाँ गया उनका टेररिज्म को कुचल देना? असीम आनंद से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या बात है? वो एक्यूज्ड है इसमें, आप बेल उसे कैंसिल करवाइए ना। आप बेल क्यों नहीं कैंसिल करवाते उसकी? 90 डेज़ में आपको चाहे एक स्टैंड लीजिए। टेररिज्म को अगर कुचलना है तो आप सॉफ्ट एक तरफ सॉफ्ट नहीं हो सकते, एक तरफ हार्ड नहीं हो सकते, दोनों तरफ भी आपको हार्ड होना पड़ेगा। यही तो परेशानी है कि जब कोई भी नॉन मुस्लिम के ऊपर टेररिज्म का चार्ज लगता है तो फ़ौरन खामोशी अख्तियार कर जाते हैं। और दूसरी जानिब आप देखिए क्या हो रहा है, 10-10 साल जेल में रहते हैं टेररिज्म के चार्जेस के ऊपर, उसके बाद निकलते, डिसीजन के बाद निकलते, बेल तो मिलती नहीं है ना। यही बहुत बड़ी इनजस्टिस है। और बीजेपी सरकार वाकई में अगर इंसाफ की बात करती है तो फिर आप इनकी बेल के ख़िलाफ़ अपील करिए, इनकी बेल को कैंसिल करवाइए सुप्रीम कोर्ट में जाकर, क्योंकि मक्का मस्जिद में भी मरने वाले किसी के बेटे थे, किसी की माँ का लाल था। आज यही चीज़ उनको करनी चाहिए, वरना याद रखिएगा टेररिज्म इस तरह से ख़त्म नहीं होगा। ये चलाइए। कल एक हैदराबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय आया, 2007 का जो मामला था आसाम मीरा वाला, उसमें एक पुलिस ने फंसाया था, उसको एक एक्यूटल मिला था। नहीं, देखिए आयशा मीरा का जो मर्डर और रेप का केस था, मैं विजयवाड़ा जाकर धरना भी दिया था, और उस वक्त से उसकी माँ यह कह रही है कि इंसाफ नहीं हुआ। जिस वक्त इस लड़के को पकड़ा गया था उस वक्त भी उसकी माँ ने कहा कि गलत लड़के को पकड़ा गया, जब विक्टिम की माँ ने खुद ये कह रही थी। और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ है, उसको पूरा गलत इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही सब चीज़ करना था, नहीं किया गया। और यकीनन उस वक्त जो बड़े बड़े लोग थे उनकी औलाद को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन पूरा सतरोल बर्बाद कर दिया गया। और आज आप देखते हैं कि ना तो वो बच्ची से इंसाफ हुआ और इस शख्स को 8 साल गैर ज़रूरी अपनी ज़िंदगी ख़राब करना पड़ा। तो
तो ये बहुत तकलीफ दे बात है।